number 96. देखिए, when the body is in motion, it's which quantity change. When the body is in motion, which one always change. देखिए always लिखा है ना, तो जब बॉडी मोशन में होना उसका मोमेंटम भी चेंज हो सकता है, वेलोसिटी भी चेंज हो सकती है ना, लेकिन ऑलवेज तो नहीं। ऐसा भी हो सकता है कि बॉडी की वेलोसिटी चेंज ही ना हो। ऑलवेज का मतलब ऑलवेज मीन मस्ट, मस्ट। तो जब बॉडी मोशन में हो तो कौन सी क्वांटिटी मस्ट चेंज होगी, मस्ट, एंड दैट इज पोजीशन फ्रॉम द ओरिजिन, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द ओरिजिन। बॉडी मोशन में हो, वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ हो या यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ ना हो, तब उसका पोजीशन जरूर चेंज होगा। और अगर बॉडी मोशन में हो तो जरूरी नहीं है कि उसकी वेलोसिटी चेंज हो, जरूरी नहीं है कि उसकी मोमेंटम चेंज हो। इस तरह भी तो मोशन पॉसिबल है कि बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करे, मोमेंटम में फिर चेंज नहीं आता, काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं आता, वेलोसिटी में चेंज नहीं आता, एक्सेलरेशन में नहीं। लेकिन जब बॉडी मोशन में हो तो जरूर मस्ट उसकी पोजीशन चेंज होती है। ऑप्शन बी, इधर सी है ना, ऑप्शन सी, ये दोनों में बी लिखा है तो एक्चुअली ऑप्शन सी। हाँ, 196, a body is moving with uniform velocity, तो कौन सा ठीक है इसमें, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द ओरिजिन चेंज, ऑप्शन डी ठीक है ना। वही बात, अगर बॉडी मोशन में हो तो जरूर डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द ओरिजिन चेंज होगा। जरूरी नहीं है कि बॉडी मोशन में हो तो उसका मोमेंटम चेंज हो जाए, जरूरी नहीं है कि बॉडी मोशन में उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाए। अगर बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करे फिर उसका मोमेंटम भी चेंज नहीं होता, काइनेटिक एनर्जी भी चेंज नहीं होती, वेलोसिटी भी चेंज नहीं होती, एक्सेलरेशन भी नहीं होती। लेकिन जब बॉडी मोशन में हो तो डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द ओरिजिन जरूर चेंज होती है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। 97, नाउ 98, when two bodies move toward each other with constant speed, बातें नहीं, when two bodies move toward each other with constant speed, the distance between them decreases at the rate of 10 meter per second, and they move in the same direction, the distance between them increases at the rate of 6 meter per second. What are the speeds of the body? देखे, ये रिलेटिव वेलोसिटी की बात कर रहे हैं। जब दो बॉडीज अपोजिट डायरेक्शन में मूव करे तो उसकी रिलेटिव वेलोसिटी होती है 10 आ रही है, डिस्टेंस डिक्रीज हो रहा है ना, और किस रेट से डिक्रीज हो रहे हैं, 10 मीटर पर सेकंड। और जब ये बॉडी सेम डायरेक्शन में मूव करे तो उनके बीच अब डिस्टेंस बढ़ेगी ना, और किस रेट से डिस्टेंस बढ़ रही है, 6 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब ये है कि रिलेटिव वेलोसिटी जब दो बॉडीज अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे तो रिलेटिव वेलोसिटी है 10, और जब सेम डायरेक्शन में जा रहे तो रिलेटिव वेलोसिटी है 6। और रिलेटिव वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में हम किस तरह मालूम करते, v1 प्लस अपोजिट डायरेक्शन में ऐड करते। तो आपसे बता रहे कि कौन सा पेयर में ऐड करूं, 8 के उससे 10 आ जाए। और रिलेटिव वेलोसिटी हम सेम डायरेक्शन में क्या करते, माइनस करते। वो पेयर बताओ, वो पेयर जिसको ऐड करने से 10 आ जाए और जिसको माइनस करने से 6 आ जाए, तो वो है C 8/2। 8/2 को ऐड करे, 8/2 को ऐड करे क्या आता है 10, और 8/2 को माइनस करे क्या आता है 6। So when the bodies move toward each other, their relative velocity is 10, and when the body move in the same direction, their relative velocity is 6. The velocities of the body must be 2 and 8. When we add 2 and 8, we will get 10. When we subtract 8 and 2 from each other, we will get 6. So ये relative velocity का concept है, and that is option C is the correct option. 99. Which of the following pair always have the same direction? Which of the following pair always have the same direction? इधर भी मैंने always लिखा है, force and acceleration। देखे, अक्सर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन भी सेम होता है, लेकिन अक्सर कभी कभी अपोजिट भी हो सकता है। और मोमेंटम और फोर्स का डायरेक्शन, फोर्स और वेलोसिटी भी सेम डायरेक्शन में भी हो सकते हैं और अपोजिट में भी हो सकते हैं। लेकिन फोर्स और एक्सेलरेशन कभी भी अपोजिट नहीं हो सकते, और ना परपेंडिकुलर हो सकते और ना 60 डिग्री पे हो सकते। फोर्स और एक्सेलरेशन हमेशा मस्ट इन द सेम डायरेक्शन। जिस डायरेक्शन में फोर्स होगा, नेट फोर्स होगा, उसी ही डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगी। बाकी ये जरूरी नहीं है 3 ऑप्शन, ये जरूर कभी होता भी है सेम डायरेक्शन में, कभी नहीं भी होता, लेकिन फोर्स और एक्सेलरेशन हमेशा एक दूसरे के सेम डायरेक्शन में। ये न्यूटन सेकंड लॉ है कि व्हेन नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी इट प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन इन द डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स। क्योंकि एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कौन कर रहे हैं, फोर्स, तो उसकी डायरेक्शन हमेशा
फोर्स की डायरेक्शन में होगी, दैट मस्ट बी इन द सेम डायरेक्शन, ये बाकी जरूरी नहीं है। ऑप्शन सी। नाउ 100, question number 100, a projectile is fired horizontally up 2000 meter high cliff with the muzzle velocity of 15 meter per second. How far from the bottom of the cliff this projectile will hit? रेंज मालूम करना है, रेंज सुन ले भी। देखे ये एक हाई क्लिफ है ना, और इसकी हाइट है 2000 मीटर, 2000 है ना, 2000 मीटर इसकी हाइट है, और मैंने एक प्रोजेक्टाइल को इस तरह वेलोसिटी दी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दी, देखे ना, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दी, तो ये प्रोजेक्टाइल जो है ना ये बॉटम से आएगा तो बॉटम पे ना, लेकिन बॉटम से कितना दूर होगा, क्योंकि आप जब किसी हाइट पे बॉडी को इस तरह फॉल करते तो बॉटम पे ही आएगा, लेकिन अगर मैं किसी हाइट से बॉडी को इस तरह थ्रो करूं तो फिर बॉटम पे नहीं आएगा, वो बॉटम से गिरेगा तो नीचे, लेकिन बॉटम से दूर। तो ये क्या मालूम करना है? रेंज। रेंज हम किस तरह मालूम करते हैं? इस इज इक्वल टू वी टी, सिंपल। ये वेलोसिटी कांस्टेंट लोगे, आप लोगों को पता है प्रोजेक्टाइल मोशन में हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट होती है, तो ये 15 हमेशा कांस्टेंट, तो 15 तो लोगे वेलोसिटी, लेकिन टाइम किस तरह मालूम करोगे? तो टाइम के लिए फार्मूला है 2h डिवाइडेड बाय g अंडर रूट। तो सुन ले भी, t इज इक्वल टू 2 और हाइट कितना है 2000 और डिवाइडेड बाय g 10। सुन ले इधर, ये कैंसिल, g की वैल्यू हम 10 लेते हैं ना, 2 मल्टीप्लाई 200 400, 400 का अंडर रूट 20, 400 का अंडर रूट 20 होता है। अभी टाइम नहीं है ना, मैं आप लोगों को डिस्कस करता कि 4 का अंडर रूट है 2 और 2 जीरो का अंडर रूट 1 जीरो होता है, और 1 जीरो का स्क्वायर 2 जीरोज होते हैं, और 2 जीरोज के स्क्वायर 4 जीरोज होते हैं, और 2 जीरो का अंडर रूट 1 जीरो होता है। तो ये जो है ना, इससे अभी आया 20, अब आप पुटिंग करें 20 मल्टीप्लाई 15 300, that is the range of projectile far 300 meter away from the bottom। 101 इसमें आ रहे ऑप्शन है, 100 में आ रहे ऑप्शन है 101, द मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल इज 6। अब देखिए ये मैक्सिमम हाइट नहीं है, बस सिर्फ ये बात सुन ले, इट इज नॉट मैक्सिमम हाइट। ये क्वेश्चन में है ना 101 द मैक्सिमम हाइट, तो ये है हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल इज 600 मीटर, देन व्हाट इज द मैक्सिमम रेंज? इसमें रेंज के साथ मैक्सिमम होना चाहिए, लेकिन हाइट के साथ नहीं। देखे जब आपके पास हाइट गिवन हो ना 101 में, देखे जब आपके पास हाइट गिवन हो हाइट, तो मैक्सिमम रेंज, नॉट ऑलवेज, ओनली मैक्सिमम रेंज इक्वल्स टू 4h, ओनली मैक्सिमम रेंज। तो इधर लिखा है मैक्सिमम हाइट इज दिस वन, तो मैक्सिमम रेंज, दोनों तो एक एंगल पे मैक्सिमम नहीं हो सकते ना, तो हाइट से मैक्सिमम रिमूव कर ले बस। तो ये हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल इज 600 मीटर, व्हाट इज द मैक्सिमम रेंज? सो मैक्सिमम रेंज इज ऑलवेज इक्वल्स टू 4h, 4 मल्टीप्लाई 600 you will get 2400। option D is the correct option। Now 102, a cricket ball is hit at 30 degree to the horizontal with the kinetic energy of E। what is the kinetic energy of the body at highest point? देखिए हाईएस्ट पॉइंट पे प्रोजेक्टाइल की काइनेटिक एनर्जी होती है, हाईएस्ट पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट इक्वल्स टू, काइनेटिक एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट इक्वल्स टू इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इनटू काज स्क्वायर थीटा। अब हाईएस्ट पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी हो गई, इनिशियल कितनी है? इनिशियल ई है ना, और काज 30। अभी देखे काज स्क्वायर थीटा को किस तरह मालूम करना है? पहले आप काज थीटा को मालूम करें, उससे जो आंसर आ जाए उसका स्क्वायर ले। काज स्क्वायर किस तरह मालूम करोगे? या साइन स्क्वायर, पहले आप वैल्यू मालूम करें ना, थीटा अप्लाई करें, काज 30 की वैल्यू मालूम करे, फिर उस वैल्यू का स्क्वायर ले, इसका मतलब काज स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा किस तरह सॉल्व करना है? साइन थीटा की वैल्यू मालूम करे, उस वैल्यू का स्क्वायर ले। अब देखिए काज 30 क्या देता है? काज 30 देता है 3 डिवाइडेड बाई 2 अंडर रूट, काज 30 देता है अंडर रूट 2 अंडर रूट 3 डिवाइड बाई 2। अब देखे तो देखे 3 अंडर रूट का स्क्वायर क्या है? स्क्वायर है इधर ना, तो 3 अंडर रूट का स्क्वायर 3 है और 2 का स्क्वायर 4 है, तो क्या आएगा 3e बाय, दिस इज द काइनेटिक एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट। कौन सा ऑप्शन ठीक है? ऑप्शन बी। 103, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ फोर्स कैन डू नो वर्क ऑन द पार्टिकल? देखे ये भी ऑलवेज है, मस्ट मस्ट मस्ट। देखे 3 फोर्सेस लिखे अपने साथ, शाबाश जल्दी, 3 फोर्सेस लिखे, सेंट्रीपिटल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स एंड टेंशन फोर्स इन द सिंपल पेंडुलम always do zero work। बस centripetal force, magnetic force and tension force in the simple pendulum always do zero work।
magnetic force on the charged particle, centripetal force on the body and tension force in the simple pendulum always do zero work. ये आएंगे, इसमें एक आएगा तो हमेशा जीरो वर्क, क्योंकि ये हमेशा मोशन के परपेंडिकुलर होता है, ये हमेशा मोशन के क्या होता है, परपेंडिकुलर. दैट इज व्हाई देयर वर्क मस्ट बी जीरो. ऑप्शन डी. 104. If the body of mass 5 kg is raised vertically through the height of 4 meter in 1 second, the power will be 2000 watt. Power is equal to what? mgh divided by t. बस इसमें पुटिंग कर ले. मास कितना है? मास 5. g की वैल्यू हम क्या लेते हैं? राउंड अप 10. हाइट 4 और 0.1. तो इससे आएगा 200 और 200 डिवाइडेड बाय 1. 200 डिवाइड बाय 1. देखे, किसी भी क्वांटिटी को 1 से कम पे डिवाइड करोगे वो बढ़ेगी. किसी भी क्वांटिटी को 1 से कम पे डिवाइड करोगे वो बढ़ेगी. बस आप किसी भी क्वांटिटी को पॉइंट्स पे डिवाइड करें, 0.9, 0.8, 0.7, 0.5, ये बढ़ेगी और बढ़ेगी. तो देखे, ये 0.1 है ना, पॉइंट रिमूव करे, ऊपर जीरो लगा दे. 2000 by 1, 2000 watt. Option C is the correct option. 105. Proton, electron and neutron and alpha particle have the same kinetic energy. Which one have greater momentum? Alpha. Momentum equals to 2m into kinetic energy under root. देखे इधर, momentum equals to 2m into kinetic energy under root. ये फार्मूला तब यूज करोगे जब पार्टिकल्स के मासेस डिफरेंट हो और उनकी काइनेटिक एनर्जी सेम हो. तो देखे, इन सब पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी मैंने सेम रखी है, फिर भी ये 2 तो कांस्टेंट है फार्मूला में, वो तो छोड़े, फिर भी मोमेंटम का मास के साथ क्या रिलेशन है? डायरेक्ट अंडर रूट. जब काइनेटिक एनर्जी डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की सेम हो तो मोमेंटम का मास के साथ डायरेक्ट रिलेशन, जिसका मास ज्यादा होगा उसका मोमेंटम ज्यादा होगा. तो अल्फा का मास ज्यादा है, अल्फा का मोमेंटम ज्यादा होगा. ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन. नाउ 106. The momentum decreased by 10%. The percentage decrease in kinetic energy. 106. मोमेंटम कितना डिक्रीज हुआ? 10%. परसेंटेज डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी लिख के ये फार्मूला अपने साथ. काइनेटिक एनर्जी को 2 माइनस p% डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई p%. ये डिक्रीज के लिए. जब आप इंक्रीज मालूम करोगे, ये भी अपने साथ लिख के, काइनेटिक एनर्जी को 2 प्लस p% डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई p%. ये इंक्रीज के लिए, ये डिक्रीज के लिए. अब लिख के, मोमेंटम कितना डिक्रीज हुआ है? 10%. इसमें पुटिंग करे, काइनेटिक एनर्जी कितनी परसेंट डिक्रीज होगी? ये फार्मूला डिक्रीज के लिए. ये मोमेंटम बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी ना, ये फार्मूला. मोमेंटम कम होगा तो काइनेटिक एनर्जी कम होगी, ये फार्मूला. अब 2 मोमेंटम में कितना परसेंट डिक्रीज आया? 10 और डिवाइडेड बाय 100 और मल्टीप्लाई 10. अब सुन ले, तो 10 डिवाइड बाय 100 0.1. 10 को 100 पे डिवाइड करे 0.1 आता है. 2 माइनस 0.1, 2 माइनस 0.1 1.9. 1.9 मल्टीप्लाई 10 19. 1.9 मल्टीप्लाई 10 19. ये डिक्रीज के लिए फार्मूला, ये शॉर्टकट है, अपने साथ लेके. ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन. 107. If the mass is double, velocity also double. Momentum become 4 times, kinetic energy become 8 times. देखे, इसकी समझ आ गई? इसकी समझ है? ये डिक्रीज के लिए, ये इंक्रीज के लिए. अब आप कोई भी जो है ना इन दो में से एक आएगा, क्योंकि हमने इस तरह MCQs कलेक्ट किए ना. वो भी है, लेकिन अभी टाइम नहीं है ना. 40 मिनट मुझे दिए, 40 मिनट में तो सब कुछ नहीं हो सकता. बाकी इंशाल्लाह कभी मौका मिले तो सब कुछ हो जाएगा. देखे, ये जो है ना, if the mass of the body double, velocity of the body also double, momentum increase by 4 times, kinetic energy 8 times. सुन ले, 107 ऑप्शन है. 107 में देखे, अगर मास को भी डबल करे, वेलोसिटी को भी डबल करे तो मोमेंटम कितना बढ़ेगा? तो मास डबल, वेलोसिटी डबल, 2 2 जा 4, मोमेंटम 4 टाइम बढ़ेगा. अब काइनेटिक एनर्जी को देखे, काइनेटिक एनर्जी है 1/2 mv². बात स्टूडेंट मास को डबल करते हैं ना तो 2 2 के साथ कैंसिल करते. ये 1/2 फिक्स है, ये फार्मूले का है. समझ आ गई ना? ये तो फार्मूले इक्वेशन में. अब आप मास को डबल करते तो काइनेटिक एनर्जी का मास के साथ डायरेक्ट रिलेशन और स्पीड के साथ डायरेक्ट स्क्वायर. काइनेटिक एनर्जी मोर डिपेंड्स ऑन द स्पीड कंपेयर टू मास. नाउ व्हेन मास ऑफ द बॉडी बिकम डबल, काइनेटिक एनर्जी डबल. व्हेन स्पीड ऑफ द बॉडी बिकम डबल, तो 2 का स्क्वायर क्या है? 2 का स्क्वायर लोगे ना. तो 2 का स्क्वायर 4 टाइम और मास डबल 4 और 2 8 टाइम. ऑप्शन ए. 108. When 2 alpha particles brought close together, their potential energy increases.
बस इसके लिए आपको एक शॉर्टकट देता हूं, सुन ले। जब सिमिलर चार्जेस को करीब लाओगे, सिमिलर चार्जेस को एक दूसरे के क्लोज लाओगे, काइनेटिक एनर्जी कम होगी, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। मैं सिमिलर का वर्ड यूज करता हूं बस। अब आप सोच ले, जब सिमिलर चार्जेस को करीब लाओगे पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी कम होगी। उसका उल्टा बता रहे, जब डिसिमिलर चार्जेस को अवे मूव करते, अवे डिसिमिलर को अवे मूव करते पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है, और सिमिलर को टुवर्ड लाओगे तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव तो एक दूसरे के करीब खुद नहीं आते, पॉजिटिव पॉजिटिव को लाना पड़ेगा एक दूसरे के करीब। तो जो आप ला रहे हैं ना, इसके लिए वर्क चाहिए। तो जिधर वर्क चाहिए ना, ये सुन ले ये पॉइंट, जिधर वर्क चाहिए उधर पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, जिधर वर्क रिक्वायर्ड हो उधर पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। तो जो देखे अल्फा अल्फा लाने में वर्क चाहिए कि नहीं, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। अल्फा अल्फा एक दूसरे से दूर जा रहे तो खुद दूर जा रहे, वर्क किधर चाहिए, उधर पोटेंशियल एनर्जी नहीं बढ़ेगी। तो जब सिमिलर चार्जेस को करीब लाओगे पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन देम इंक्रीजेस। ऑप्शन बी 108, ऑप्शन बी 109 व्हेन अ बॉडी ऑफ मास 108 में ऑप्शन बी, हाँ 109 व्हेन अ बॉडी ऑफ मास 1 किलोग्राम फॉल फ्रॉम द हाइट 20 मीटर व्हेन इट 5 मीटर। सिमिलर चार्जेस एक दूसरे के करीब लाओगे पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। अब प्रोटॉन प्रोटॉन करीब लाओगे, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन करीब लाओगे, अल्फा अल्फा करीब लाओगे तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। क्योंकि सिमिलर चार्ज खुद करीब नहीं आते, सिमिलर चार्ज को करीब लाने में वर्क चाहिए, और वही वर्क क्या करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी को बढ़ाता है। बस सिंपल। अब देखे 109 में व्हेन अ बॉडी ऑफ मास 1 kg fall from the height of 20 मीटर when it 15 मीटर from the height what is its speed। सुन ले इधर, सुन ले। देखे बॉडी को ना आपने 20 मीटर हाइट से फॉल किया, और ये अर्थ से अब कितनी दूर है, ये बॉडी अर्थ से कितनी दूर है, अर्थ से। तो ये बॉडी 20 मीटर हाइट से आपने फॉल किया, और ये अभी 15 मीटर हाइट इसने कवर किया। जब ये अर्थ से 5 मीटर अवे है तो इसने कितना हाइट कवर किया, बॉडी को 20 मीटर हाइट से फॉल किया ना, अब अर्थ से ये बॉडी 5 मीटर दूर है। तो जब 20 मीटर से फॉल किया और अर्थ से 5 मीटर दूर है, तो उस टाइम तक उसने कितना हाइट कवर किया है, 15 मीटर ना। 20 मीटर दूर थी, अब अर्थ से 5 मीटर दूर है, मतलब दरमियान में 15 मीटर का हाइट उसने कवर किया है। वेलोसिटी क्या होगी, 2gh। ये फ्री फॉल वेलोसिटी का फार्मूला है। किसका, न 20 पुट करोगे न 5 पुट करोगे, बल्कि जितना हाइट कवर किया है वही पुट करोगे, 15 पुट करोगे। तो 2g की वैल्यू 10, ये है 15, वह तकीरी इससे आ रहे 300, और 300 अंडर रूट ऑलमोस्ट 60, 17, 300 अंडर रूट 17 का स्क्वायर जो है ना वो ऑलमोस्ट 300 के बराबर, 289। समझ आ गई इसकी। इसमें आ रहा ऑप्शन बी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कांस्टेंट फॉर फ्रंट एंड रेयर व्हील ऑफ द ट्रैक्टर। कौन सा कांस्टेंट होगा फ्रंट और रेयर व्हील के लिए। ट्रैक्टर देखा है ना, ट्रैक्टर आगे वाले व्हील छोटे होते और पीछे वाले व्हील बड़े होते, उसके लिए कौन सा जो है ना वो कांस्टेंट होगा। तो देखे विच ऑफ द फॉलोइंग इज कांस्टेंट फॉर द फ्रंट एंड रेयर व्हील ऑफ द ट्रैक्टर। देखे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट नहीं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट नहीं, क्योंकि अगर फ्रंट व्हील वाला एक रोटेशन कवर करता है तो रेयर व्हील वाला 2, मतलब वो जो फ्रंट व्हील 2 रोटेशन कवर करते हैं तो पीछे वाले व्हील 1, पीछे वाले व्हील तो बड़ा होता है ना, तो पीछे वाले व्हील 1 रोटेशन कवर करते हैं, फ्रंट वाले व्हील 2। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट तो सेम नहीं है। एंगुलर वेलोसिटी 9, अगर वो किसी टाइम में 1 रोटेशन कवर करता है पीछे वाले व्हील, तो आगे वाले ने 2 रोटेशन कवर किए, तो एंगुलर वेलोसिटी भी डिफरेंट हो गई। एंगुलर एक्सेलरेशन भी डिफरेंट, क्या, लीनियर एक्सेलरेशन। क्यों, सुन ले, लीनियर एक्सेलरेशन किसके बराबर है, r इंटू एंगुलर एक्सेलरेशन। तो फ्रंट वाले व्हील की r कम है लेकिन एंगुलर एक्सेलरेशन ज्यादा है, और पीछे वाले व्हील के लिए एंगुलर एक्सेलरेशन कम है लेकिन r ज्यादा है। समझ आ रही है कि नहीं। तो लीनियर वेलोसिटी भी दोनों की सेम, लीनियर एक्सेलरेशन भी सेम, लीनियर मोमेंटम भी सेम, लीनियर का हर टर्म सेम और एंगुलर का हर टर्म डिफरेंट। आप समझ आ गई कि नहीं, क्योंकि लीनियर में क्या है, r इंटू एल्फा। तो ठीक है, आगे वाले व्हील की रेडियस कम है लेकिन उसकी एंगुलर वेलोसिटी ज्यादा है, एंगुलर एक्सेलरेशन ज्यादा है। पीछे वाले व्हील के लिए r ज्यादा है लेकिन उसकी एंगुलर वेलोसिटी कम है, एंगुलर एक्सेलरेशन कम है। तो प्रोडक्ट दोनों का क्या आ रहा है, सेम, लीनियर एक्सेलरेशन। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी 111। देयर आर 2 पॉइंट्स सच दैट r1 इज इक्वल टू 3r2 ऑन द डिस्क। हाँ, एक ही बॉडी पे
ये जो हम बात कर रहे थे ना ट्रैक्टर की, वो तो अलग अलग बॉडी थी, एक आगे व्हील थी और एक पीछे। इधर एक ही डिस्क पे, सुन ले, एक ही डिस्क पे ये डिस्क रोटेट करे, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है। तो जब ये पॉइंट एक रोटेशन कंप्लीट करेगा तो ये पॉइंट भी एक रोटेशन कंप्लीट करेगा ना। अगर ये 2 रोटेशन कंप्लीट करता है तो ये भी 2, ये मार्कर है, इस मार्कर पे देखे, मार्कर पे 2 पॉइंट्स, एक इधर है एक इधर। तो अगर एक मार्कर पे मैं 2 पॉइंट्स करता हूं, एक इधर एक इधर, और मार्कर को मैं रोटेट कर रहा हूं, तो जो पॉइंट एक रोटेशन कंप्लीट करे दूसरा भी वही एक रोटेशन कंप्लीट। तो सेम बॉडी पे अगर आप 2 पॉइंट्स कर ले, सेम बॉडी पे जिधर भी आप पॉइंट्स कर ले, एक पॉइंट एक रोटेशन कंप्लीट करते, दूसरा भी एक रोटेशन, तो एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी? 1:1। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। 112, 112। The angular velocity of the minute hand of a watch in radian per second। देखे एंगुलर वेलोसिटी मिनट हैंड ऑफ ए वॉच ये है θ/t। अब देखे मिनट हैंड ऑफ ए वॉच जो है ना, वो हैंड होता है जो हमें मिनट्स बताते हैं, मिनट। और मिनट हैंड ऑफ ए वॉच एक रोटेशन कितने टाइम में कंप्लीट करता है? मिनट हैंड ऑफ ए वॉच एक रोटेशन 2 पाई रेडियन, एक रोटेशन एक रिवोल्यूशन 60 मिनट में कंप्लीट करते हैं। कितने टाइम में? 60 मिनट्स में कंप्लीट करता है। मिनट हैंड 12 से वापस 12 पे आती है आफ्टर 60 मिनट्स। तो मिनट हैंड 12 से 12 पे आ गई तो एक रोटेशन, और एक रोटेशन कितने टाइम में? 60 मिनट में। और 60 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं? कितने सेकंड्स होते हैं? 3600 सेकंड। अब देखें एंगुलर वेलोसिटी को, कितना थीटा उसने कवर किया? 2 पाई रेडियन, 2 पाई इन हाउ मच टाइम? in 3600 seconds। 2 ones are 2 और 18 twos are 36, 1800 रेडियन पर सेकंड। ऑप्शन डी 113। which of the following is not true for uniform circular motion? देखे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में सिर्फ एक ही एक्सेलरेशन होती है, बस याद रखे, सेंट्रीपिटल। और ऑप्शन डी गलत है ना, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज 0। जब बॉडी सर्कुलर पाथ में रोटेट करेगा, और हो या ना हो, टेंजेंशियल हो जो है ना, एंगुलर हो या ना हो, लेकिन सेंट्रीपिटल मस्ट मस्ट, तो इसलिए सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन 0, ये बात गलत है। ऑप्शन डी which is not true, option D। Now 114, a wheel starting from rest attain angular speed of 40 radian per second in 4 seconds। what is the angular acceleration? angular acceleration है omega f minus omega I divided by t, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। और क्या लिखा है? a wheel start from rest, तो रेस्ट से स्टार्ट हुआ ना, और फाइनल वेलोसिटी कितनी गेन की? 40 रेडियन पर सेकंड। और किधर से स्टार्ट हुआ? रेस्ट से। तो इनिशियल वेलोसिटी 0, फाइनल 40, और कितने टाइम में? 4 सेकंड में। 40/4 10 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। ऑप्शन ए 115, a wheel is rotating with 100 revolution per minute, how many revolution it will complete in 5 minutes। अब देखे टाइम को भी चेंज नहीं करना और यूनिट को भी चेंज नहीं करना, क्योंकि वो एंगल रिवोल्यूशन में मांग रहा है। और क्या एंगुलर वेलोसिटी क्या गिवन है? एंगुलर वेलोसिटी गिवन है कितनी? 100 रिवोल्यूशन पर मिनट, ये है एंगुलर वेलोसिटी। और थीटा मालूम करना है किस यूनिट में? रिवोल्यूशन में। और टाइम कितना गिवन है? 5 मिनट। तो इसको चेंज करने की जरूरत नहीं, इधर भी मिनट इधर भी मिनट, रिवोल्यूशन में मांग रहे। सुन ले इधर, सुन ले, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी, ओमेगा इज इक्वल टू θ/t, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी, बस ये फार्मूला। तो एंगुलर वेलोसिटी तो गिवन है ना, एंगुलर वेलोसिटी तो गिवन है। एंगुलर वेलोसिटी कितनी है? एंगुलर वेलोसिटी है 100, और टाइम कितना है? 5 मिनट। अब देखे थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी, इस फार्मूले में पुटिंग करे, ओमेगा कितना है? 100 रिवोल्यूशन पर मिनट, और ये कितना टाइम ले रहे? 5 मिनट। ये मिनट मिनट के साथ कैंसिल, और 100 × 5 500 रिवोल्यूशन। ऑप्शन डी। नाउ 116, 0.4 kg object attached to the spring whose spring constant is 10 execute simple harmonic motion if the maximum speed is 4, then the amplitude of oscillation। देखे amplitude of oscillation आएगा 0.2। देखे v is equal to v naught is equal to x naught ओमेगा, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन। और ओमेगा इज इक्वल टू x naught है ना, ओमेगा इज इक्वल टू x naught, ओमेगा बराबर होती है k/m अंडर रूट। ओमेगा किसके बराबर होती है? k/m। पता है आप लोगों ना फ्रीक्वेंसी, तो k/m। और अभी देखे x naught मालूम करना है, इसको इस साइड पे कर ले तो x naught हो जाएगा v naught × m/k। इधर आ जाएगा तो उल्टा हो जाएगा ना, k/m से क्या बन जाएगा?
m by k, इसमें पुटिंग करें, इससे मल्टीप्लाई करें, you will get 0.2. Option C. Now 117, a simple harmonic oscillator consists of the particle of mass m and ideal spring with spring constant k. A particle oscillates with the spring time period t. If the spring is cut into half, what is the time period? T by under root 2. Option C. देखे इधर, देखे टाइम पीरियड ऑफ मास अटैच्ड स्प्रिंग सिस्टम है 2 पाई m ओवर k. टाइम पीरियड ऑफ मास अटैच्ड स्प्रिंग सिस्टम है 2 पाई m ओवर k. टाइम पीरियड का k के साथ इनवर्स अंडर रूट का रिलेशन होता है. टाइम पीरियड का k के साथ इनवर्स अंडर रूट का रिलेशन होता है. और सुन ले, k का लेंथ के साथ, ये स्प्रिंग है ना, स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट है k. जब मैं स्प्रिंग को दो पार्ट्स में डिवाइड करता हूं ना, तो हर पार्ट का स्प्रिंग कांस्टेंट हो जाएगा 2k, 2k, क्योंकि स्प्रिंग कांस्टेंट का लेंथ के साथ क्या रिलेशन है? इनवर्स. स्प्रिंग कांस्टेंट का लेंथ के साथ क्या रिलेशन है? इनवर्स. एक स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट k है. अब आपने स्प्रिंग को 2 इक्वल पार्ट्स में कट किया, हर पार्ट का स्प्रिंग कांस्टेंट डबल हो जाएगा. पहले k था, अभी 2k हो जाएगा. तो जब स्प्रिंग कांस्टेंट अंडर रूट, तो x नॉट के लिए क्या वैल्यू आ जाएगी? x नॉट के लिए आ जाएगा 2 इंटू ई डिवाइडेड बाई k अंडर रूट 2. और e की वैल्यू क्या है? 5 जूल. और k कितना गिवन है? 40. 2 मल्टीप्लाई 5, 10 बाई 40, 1 बाई 4 का ना, 10 बाई 40. इधर ऊपर 10 आ जाएगा, नीचे 40 आ जाएगा. 10 बाई 40, 1 बाई 4. 1 बाई 4 का अंडर रूट क्या है? 1 बाई 4 का अंडर रूट 1 बाई 2. 1 बाई 2 किसके बराबर है? 0.5. ऑप्शन डी. ऑप्शन डी. 119 को देखें. For what displacement of the spring mass system potential energy is 1/4 of the maximum energy. मैक्सिमम वैल्यू जो है ना, पोटेंशियल एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू है 1/2 k x नॉट स्क्वायर. और ये टोटल एनर्जी का फार्मूला भी है. मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी बराबर होते हैं. मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला है 1/2 k x नॉट स्क्वायर, और ये टोटल एनर्जी का भी फार्मूला है. अब देखें, पोटेंशियल एनर्जी का जनरल फार्मूला क्या है? ये तो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू है. जनरल फार्मूला है 1/2 k x स्क्वायर. उधर x नॉट नहीं है, उधर क्या है? x. ये पोटेंशियल एनर्जी का जनरल फार्मूला है, और ये पोटेंशियल एनर्जी का मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला है. मतलब टोटल एनर्जी का. मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी टोटल एनर्जी के बराबर होती है. तो ये टोटल एनर्जी का भी फार्मूला है और मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी का भी. अब आपको बता रहे कि मैं इधर x की जगह मैं क्या पुट करूं? क्या कि पोटेंशियल एनर्जी टोटल एनर्जी से या मैक्सिमम एनर्जी से 4 टाइम कम हो जाए. आप इधर x की जगह पुट करें x नॉट. x की जगह क्या पुट करें? x नॉट. तो पोटेंशियल एनर्जी 1/2 k. x की जगह क्या पुट करें? x नॉट बाई 2. x की जगह क्या पुट करें? x नॉट बाई 2. हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड. अभी सुन ले, इसको सॉल्व करें. 1/2 k और x नॉट का स्क्वायर, x नॉट स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 4. ये क्या है? ये क्या है? मैक्सिमम पोटेंशियल. इसकी जगह क्या पुट करें? मैक्सिमम पोटेंशियल. तो पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर आ गई? मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय, बराबर आ गई कि नहीं? किस पॉइंट पे? जब मैं x की वैल्यू x नॉट बाई 2 के बराबर लू. ऑप्शन बी इज द करेक्ट. 120 को देखे. 120 देखे इधर. A spring carries sinusoidal wave with the amplitude of 4 centimeter and frequency 200 hertz. The maximum speed at any point v naught is equal to x naught omega. तो इससे आ जाएगा almost 20. ये 25 आ रहा है लेकिन almost 20. 4 सेंटीमीटर है ना, 4 by 100 मीटर. 4 को 100 पे डिवाइड करे क्या मिलेगा? मीटर ना. ये 4 सेंटीमीटर के वन है. सेंटीमीटर को किस में कन्वर्ट करोगे? और सेंटीमीटर मीटर में किस तरह कन्वर्ट करोगे? 100 पे डिवाइड करोगे. और ओमेगा किसके बराबर है? 2 पाई f. फ्रीक्वेंसी गिवन है 2 पाई की वैल्यू है 6.28. तो ये है 3.14. 200 डिवाइडेड बाय 100, इससे आएगा 21. क्या आएगा? 21. ऑप्शन ऑल इक्वल्स टू 20. ऑप्शन ए. 121. A 30 centimeter long spring with one end claimed and other is free. ये सुन ले, जब स्प्रिंग गिवन हो, एक एंड क्लेम्ड और एक फ्री, ये कौन सा आर्गन पाइप हुआ? अभी ये सुन ले. हाँ सुन ले. जब स्प्रिंग दोनों एंड से क्लेम्ड हो, दोनों एंड से तो ओपन, दोनों एंड से फ्री हो तो ओपन, लेकिन एक एंड से क्लेम्ड हो और एक से फ्री, इसको कहते हैं क्लोज आर्गन पाइप. ये क्लोज आर्गन पाइप की तरह बिहेव करेगा.
इसके फार्मूले क्लोज आर्गन पाइप की तरह होंगे। जब एक एंड से क्लैम्प्ड और एक एंड से फ्री, दोनों से फ्री होता तो ओपन, एक से क्लैम्प्ड एक से फ्री, ये क्लोज आर्गन पाइप की तरह बिहेव करेगा। और स्प्रिंग का लेंथ है 30 सेंटीमीटर और ट्रांसवर्स वाइब्रेशन ये कर रहे, तो सेकंड हार्मोनिक के लिए वेवलेंथ क्या होगा? सुन ले, क्लोज आर्गन पाइप में फार्मूला है फर्स्ट हार्मोनिक का वेवलेंथ है 4L, पता है ना क्लोज में, और हायर हार्मोनिक का वेवलेंथ क्या है? 4L डिवाइड बाई 2n-1। क्या मतलब? सुन ले, क्लोज आर्गन पाइप में फर्स्ट हार्मोनिक का फार्मूला है वेवलेंथ का 4L और सेकंड का 4L2-2n-1। 2n क्या है? n नंबर ऑफ लूप्स। सेकंड हार्मोनिक में देखे 2 2 4-1, सेकंड हार्मोनिक में 4L/3, थर्ड में 4L/5, फोर्थ में 4L/7, फिफ्थ में 4L/9। ये क्लोज आर्गन पाइप के वेवलेंथ के फार्मूलाज है। फर्स्ट हार्मोनिक का ये वेवलेंथ, सेकंड का ये, थर्ड का ये, फोर्थ का ये, फिफ्थ का ये। बस 8 पे डिवाइड करो। 8 पे किसको? 8 पे डिवाइड करो 4L को। अब सुन ले, आपको बता रहे कि स्प्रिंग है, एक क्लैम्प्ड है और एक फ्री है, तो ये कौन सा आर्गन पाइप की तरह बिहेव करेगा? क्लोज आर्गन पाइप की तरह बिहेव करेगा। और इसकी सेकंड हार्मोनिक का वेवलेंथ मालूम करना है। सेकंड हार्मोनिक का क्या वेवलेंथ है? 4L/3। ये λ2 है और ये λ3 है और ये λ4। इस तरह λ2 मालूम करना है सेकंड हार्मोनिक। तो सेकंड हार्मोनिक के लिए है 4L/3 और 4 और L कितना है? 30 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 3 है, क्या आएगा? 4 × 40 सेंटीमीटर, 4 × 30 120, 120 डिवाइड बाई 3, 120 डिवाइड बाई 3, ये 3 है 3, ठीक है, 4L/3। तो इससे आ जाएगा 40 सेंटीमीटर। ऑप्शन सी। 122, a 10 centimeter long string with one end clamp and other is free। कौन सा आर्गन पाइप है? क्लोज है। फिर क्लोज आर्गन पाइप। To move transversely, vibrating in the fundamental standing mood, if the speed is 320 centimeter, what will be the frequency? इधर आपने चेंज क्यों नहीं करना सेंटीमीटर से मीटर में? इधर चेंज इसलिए नहीं करना कि आपसे फ्रीक्वेंसी मांग रहे, स्पीड भी सेंटीमीटर पर सेकंड में गिवन है और वेवलेंथ भी सेंटीमीटर पर सेकंड में गिवन है। सुन ले इधर, 10 सेंटीमीटर लॉन्ग स्ट्रिंग, तो देखे फर्स्ट हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी, तो F इज इक्वल टू V/4L। ये क्यों? क्लोज आर्गन पाइप की फर्स्ट हार्मोनिक की क्या फ्रीक्वेंसी है? V/4L। और ओपन आर्गन पाइप की क्या है? ये क्लोज की तरह बिहेव करेगा, V/4L। स्पीड कितना गिवन है? 320 सेंटीमीटर पर सेकंड और 4 और L कितना गिवन है? 10 सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर के साथ कैंसिल। जब दोनों सेंटीमीटर में हो तो फिर यूनिट को चेंज मत करें। दोनों सेंटीमीटर में, नीचे भी सेंटीमीटर में, ऊपर भी सेंटीमीटर में, अब इसको चेंज ना करें। अब देखे इधर से क्या आएगा? 0 0 के साथ कैंसिल। 32/4 8। ऑप्शन सी। And there are two charges, 2 microcoulomb, 6 microcoulomb, 123. There are two charges, 2 microcoulomb, 6 microcoulomb. The ratio of the forces acting between them 1:1। एक चार्ज 2 माइक्रोकूलम है, दूसरा 6 माइक्रोकूलम है। They exert equal force on each other because Coulomb law obey Newton third law of action and reaction। एक चार्ज है 1000 कूलम, एक चार्ज है 1 कूलम। 1 कूलम 1000 पे जितना फोर्स लगाएगा 1000 कूलम भी 1 पे उतना ही फोर्स लगाएगा। एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। ऑप्शन सी। नाउ ए कैपेसिटर 124 में देखे 124, ए कैपेसिटर of 6 microfarad connected with the battery of 24 volt, the charge stored in the capacitor। तो Q is equal to 124, हाँ, Q is equal to CV, चार्ज मालूम करना है। तो C कितना है? 6 × 10⁻⁻6 फैराड, माइक्रो -6 के बराबर है। और कितना वोल्टेज इधर के वन है? 24। देखे इधर 6 × 24 144। देखे 24 × 2 48, फिर 24 24 24, ये 6 टाइम कर ले तो 144 बन। 24 और 24 48 और 48 और 48 96 और फिर 48 144। तो 6 × 24 144 10⁻⁻6। सुन ले इधर पॉइंट इधर होता है ना, इधर ये पॉइंट में 2 डिजिट इधर लाता हूं 1.44। ये ज्यादा करे, ये 100 टाइम कम हुआ ना, ये 100 टाइम ज्यादा करे तो -6 से -8 नहीं, -4 ज्यादा का मतलब ये है। तो ये क्या हो जाएगा? -4 जूल।
Option B. Option B. Now 125. The Coulomb force between two charges Q1 and Q2 separated by distance R is F. What is the Coulomb force if the separation is double? Magnitude of each charge become double. Remain same. देखिए Coulomb force का हर चार्ज के साथ डायरेक्ट रिलेशन और डिस्टेंस के साथ इनवर्स स्क्वायर. तो देखिए F is directly proportional to Q1 Q2 divided by R square. देखिए अब Q1 को क्या करे, Q1 को डबल करे, Q2 को क्या करे, डबल करे, और डिस्टेंस को क्या करे, डबल करे. इनवर्स स्क्वायर का ये मतलब होता है कि जब आप डिस्टेंस डबल करेंगे तो फोर्स 4 टाइम कम होगा. ये है इनवर्स स्क्वायर. इधर डिस्टेंस हम डबल करते हैं R को, तो R का स्क्वायर ले ले, 2 का स्क्वायर ले ले तो 4 आएगा, तो फोर्स 4 टाइम कम. आपने डिस्टेंस डबल किया, फोर्स 4 टाइम कम हुआ, 2 का स्क्वायर. एक चार्ज डबल, दूसरा डबल, 2 2 जा 4, फोर्स 4 टाइम ज्यादा. 4F by 4 रिमेन F. ऑप्शन डी रिमेन F. इसमें फोर्स में कोई चेंज नहीं आएगी. नाउ 126 सुन ले इधर. द फील्ड इनसाइड द हॉलो चार्ज कंडक्टिंग कंडक्टर विल बी जीरो. सुन ले इधर, इधर कंपैरिजन सुन ले. मैग्नेटिक फील्ड विद इन द सोलेनॉइड इज मैक्सिमम, आउटसाइड द सोलेनॉइड इज जीरो. इलेक्ट्रिक फील्ड विद इन द कंडक्टर इज जीरो, आउटसाइड इज मैक्सिमम. बस आप लोग को ये बात बहुत हेल्प देगी कि मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड के फार्मूलाज कंसेप्ट एक दूसरे के रेसिप्रोकल है. उधर सिर्फ ये बात नहीं, मैग्नेटिक परमेबिलिटी किसे कहते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड को ज्यादा करे, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी किसे कहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड को कम करे. तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के बिल्कुल रेसिप्रोकल. इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज पार्टिकल की स्पीड को चेंज करता है, डायरेक्शन को कुछ नहीं कहता. मैग्नेटिक फील्ड स्पीड को कुछ नहीं कहता, डायरेक्शन को चेंज करता है. और इलेक्ट्रिक फील्ड विद इन द कंडक्टर जीरो, आउटसाइड द कंडक्टर नॉट जीरो. और मैग्नेटिक फील्ड विद इन द सोलेनॉइड नॉट जीरो, आउटसाइड द सोलेनॉइड जीरो. उल्टा है कि नहीं है, बस ये बात लिख के. तो इलेक्ट्रिक फील्ड विद इन द कंडक्टर इज ऑलवेज जीरो. ऑप्शन ए. नाउ 127 को देखे. देखिए द रेशियो ऑफ द कूलम फोर्स बिटवीन स्मॉल स्फीयर विद चार्ज कांस्टेंट ए इन एयर और बी इन मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के विल बी. पहले एयर में वैक्यूम में बता दे और फिर मीडियम में बता दे, और रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, के. सुन ले, ये मालूम करना है. कूलम फोर्स इन एयर रेशो कूलम फोर्स इन मीडियम. ये एयर वाला और वैक्यूम वाला क्या होता है, सेम. ये सेम होता है ना, बुक में भी लिखा है. तो वैक्यूम या मीडियम ये दोनों सेम. अक्सर वो ये लाते हैं वैक्यूम, मैंने एयर लाया. एयर और वैक्यूम सेम, क्योंकि दोनों की रिलेटिव परमिटिविटी 1 है. अब सुन ले इधर है कूलम फोर्स इन वैक्यूम, कूलम फोर्स इन मीडियम. वैक्यूम को अपनी जगह पे लिख के चलो, अपनी जगह पे. और मीडियम किसके बराबर है, कूलम फोर्स इन मीडियम किसके बराबर है, कूलम फोर्स इन वैक्यूम डिवाइड बाय, पता है कि नहीं, कूलम फोर्स मीडियम में किसके बराबर है, कूलम फोर्स इन वैक्यूम डिवाइड बाय रिलेटिव परमिटिविटी. तो मैंने मीडियम वाला किस तरह लिखा, मीडियम वाला वैक्यूम डिवाइड बाय रिलेटिव परमिटिविटी, और वैक्यूम वाला अपनी जगह पे. एयर या वैक्यूम सेम, एयर की जगह क्या लिखा, तो एफ एयर या एफ वैक्यूम रेशो एफ मीडियम. एफ वैक्यूम को अपनी जगह पे लिखा या एफ एयर कर ले कि स्टूडेंट कंफ्यूज ना हो. और एफ मीडियम किसके बराबर है, एफ एयर डिवाइड बाय रिलेटिव परमिटिविटी. एफ एयर कैंसिल, क्या रह गया, 1 रेशो, इधर 1 रह गया, इधर 1 ओवर रिलेटिव परमिटिविटी. अब क्या करे, इधर भी रिलेटिव परमिटिविटी ऐसे मल्टीप्लाई करे, इधर भी, इसको इधर लाए, रिलेटिव परमिटिविटी रेशो 1, और रिलेटिव परमिटिविटी को क्या नाम दिया है, के. तो एयर में कूलम फोर्स के टाइम ज्यादा और मीडियम में कूलम फोर्स के टाइम कम. के किसके लिए लिखोगे, के एयर या वैक्यूम के लिए, समझ आ रही है कि नहीं. एयर में या वैक्यूम में कूलम फोर्स के टाइम ज्यादा होता है, के टाइम, और मीडियम में के टाइम कम होता है. तो रेशो 1 रेशो के नहीं, के रेशो 1. एयर में ज्यादा होता है के टाइम. ऑप्शन सी. 128 को देखें. A current carrying conductor carry current electronic current away from you in a direction with respect to you. ये इधर लिखा है इलेक्ट्रिकल करंट है, ये इलेक्ट्रॉनिकल नहीं है, इलेक्ट्रिकल करंट अवे फ्रॉम यू. देखे इलेक्ट्रॉनिकल है तो भी एक्सप्लेन करता हूं, लेकिन सिर्फ करंट होना, करंट कैरिंग कंडक्टर. तो देखे करंट कैरिंग कंडक्टर जो है ना, अगर वो करंट आपसे अवे कैरी कर रही है, मैं खड़ा हूं ना,
और वो करंट इस तरफ कैरी, मुझसे अवे तो ये है, टुवर्ड ये है, तो मुझसे अवे करंट कैरी करे। राइट हैंड रूल क्या है? राइट हैंड रूल ये है कि करंट की डायरेक्शन में अपना थंब रखो, ये करंट की डायरेक्शन में अपना राइट हैंड का थंब करंट की डायरेक्शन में रखो। बस फिंगर्स आपको इंफॉर्मेशन देंगे, सुन ले। ये क्वेश्चन में है कि करंट मुझसे अवे जा रहे हैं, तो देखिए मैं अपनी थंब को अवे, अपने आप से अवे कर रहा हूं ना, तो थंब को करंट की डायरेक्शन में रखा और फिंगर्स को देखिए, फिंगर्स को देखिए, फिंगर्स किस तरह रोटेट कर रहे हैं? हाँ, क्लॉकवाइज। 12.23 तो क्लॉकवाइज आएगा। अगर करंट टुवर्ड है तो एंटी क्लॉकवाइज। देखे देखे ना, अवे है ना, मुझसे अवे तो ये है। अब आप अपने आप से कर ले, तो मैं तो इस तरह खड़ा हूं ना, मैं तो अपने आप तो देखे करंट की डायरेक्शन हो गई ये, और फिंगर्स को देखे क्लॉकवाइज। ऑप्शन सी, द फ्लक्स। हाँ चलो, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक क्वेश्चन। सुन ले भी, सुन ले। अगर ये इलेक्ट्रॉनिक करंट है तो फिर एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक, ये तो हम कन्वेंशन लेते, तो कन्वेंशनल करंट के लिए मैंने क्लॉकवाइज लाया। अगर ये वर्ड इलेक्ट्रिकल नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक है, तो फिर एंटी क्लॉकवाइज। ये वर्ड अभी मुझे पता नहीं है अगर ये इलेक्ट्रॉनिक करंट की बात कर रहे तो ये जो क्लॉकवाइज आ रहे हैं ना, इसको क्या करे, उल्टा करे। क्लॉकवाइज क्या हो जाएगा? तो अगर ये अगर इलेक्ट्रॉनिक वर्ड है, इलेक्ट्रॉनिक करंट, तो फिर ठीक। अगर इलेक्ट्रिक करंट है, इलेक्ट्रिकल करंट है, तो फिर कन्वेंशनल करंट की बात करें। और ये कन्वेंशनल करंट के लिए रूल है, ये जो फिंगर्स को, थंब को डायरेक्शन ऑफ करंट पे रखें। अब देखे 120 ने, देखे हमारा मतलब ये नहीं होता कि इधर ये की कौन सी ठीक है ना, हमारा मतलब ये होता है कि जो टेस्ट हमने तैयार किया ना, उसका कंसेप्ट लेके इंशाल्लाह आप संडे को टेस्ट में मार्क्स ले। द फ्लक्स थ्रू ऑफ एरिया 4 मीटर स्क्वायर इन XY plane and the magnetic field of 2 Tesla directed towards Z axis will be 0, 8 वेबर, 8 वेबर। देखे देखे तो फ्लक्स किसके बराबर है? BA। अब B कितना है? B 2 और एरिया 4, ठीक है ना? बस अब सुन ले देखिए, मैग्नेटिक फ्लक्स ना, मैग्नेटिक फ्लक्स तब मैक्सिमम होता है जब हम सरफेस को, हम बॉडी को, हम एरिया को मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के सामने परपेंडिकुलर रख के। फ्लक्स तब मैक्सिमम होता है किसी बॉडी से तब ज्यादा लाइंस पास होंगे जब हम उस बॉडी को मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के सामने क्या रख के, परपेंडिकुलर रख के। किसी भी बॉडी को मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के सामने परपेंडिकुलर रख के तब उससे मैक्सिमम लाइंस पास होंगे। ये लाइट है ना, लाइट, इस लाइट के सामने आप देखे इस तरह ये रख के लाइट के सामने तो ज्यादा लाइंस पास हो रहे, इस तरह रख के तो कुछ लाइंस नीचे से पास हो रहे, कुछ ऊपर से। लेकिन अगर आप बॉडी को परपेंडिकुलर रखोगे तब जाके बी और ए में एंगल 0 हो जाती है, और cos 0 क्या जाता है? 1। ये मैग्नेटिक फ्लक्स किसके बराबर है? BA। ये cos थीटा किसके बीच एंगल है? मैग्नेटिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ एरिया। और मैग्नेटिक फील्ड और एरिया कब पैरेलल हो सकती है? जब आप बॉडी को परपेंडिकुलर रखो। आप बॉडी को तो बॉडी को परपेंडिकुलर रखोगे तो बी और ए ऑटोमेटिकली पैरेलल हो जाएंगे। तो मैक्सिमम फ्लक्स तब पास होता है जब बॉडी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के सामने परपेंडिकुलर हो। तो सुन ले, इधर सुन ले, मैग्नेटिक फ्लक्स किस डायरेक्शन में है? मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में है? 2 टेस्ला है, किस डायरेक्शन में है? और इस बॉडी की एरिया है 4, लेकिन किस एक्सिस में? बताओ, XYZ के परपेंडिकुलर है कि नहीं? बॉडी XY प्लेन में है ना। बॉडी किस प्लेन में है? बॉडी का लेंथ X में है और विड्थ Y में है। एरिया किस प्लेन में है? XY। और मैग्नेटिक फील्ड Z। तो बॉडी और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर आ गए कि नहीं? मैक्सिमम फ्लक्स तब पास होगा जब सरफेस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के सामने परपेंडिकुलर हो। तो मैग्नेटिक फील्ड किस एक्सिस पे है? Z एक्सिस पे। और बॉडी किधर है? XY पे। तो बॉडी का प्लेन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के सामने परपेंडिकुलर है कि नहीं? तो जब बॉडी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के सामने परपेंडिकुलर रखोगे तो मैक्सिमम फ्लक्स, तो क्या आ जाएगा? 2 × 4 8। ऑप्शन D. The force on the charged particle 130. The force on the charged particle moving parallel to the magnetic field 0. F is equal to QVB sin 0. QVB sin 0 gave us 0. Option C. Boyle's law holds for ideal gas and isothermal 131. Boyle's law किसके लिए? isothermal. बॉयल्स लॉ में हम क्या कहते हैं? टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट। टेम्परेचर सर कांस्टेंट, टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट और प्रेशर और वॉल्यूम का
इनवर्स। तो ठीक है ना, आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है और प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम कम होता है, और जब प्रेशर कम होता है तो वॉल्यूम बढ़ता है। बॉयल्स आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, वॉल्यूम बढ़ता है और प्रेशर कम होता है, इनवर्स रिलेशन। तो ये बॉयल्स लॉ, आइसोथर्मल लॉ ओबे बॉयल्स लॉ ऑफ द गैस। ऑप्शन C 132, a transformer is a device which step up or step down the voltage. Option C, power, energy and frequency in the transformer remain constant. लिख के, power, energy, frequency in the transformer remain constant. Transformer step up or step down the voltage and current. Transformer step up or step down the voltage and current. It keep the power, frequency remain constant. Option C, voltage. Now 133, a wire of resistance 200 ohm is bent into a circle connected across a diameter, so what will be the equivalent resistance? Option C. सुन ले, किसी भी वायर को सर्कल में बेंड करोगे उसका रेजिस्टेंस जरूर 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 4 टाइम कम होगा। ये फिक्स है, ये लिख के, ये फिक्स है। जिस तरह G की वैल्यू फिक्स है 9.8, इस तरह इसकी वैल्यू है फिक्स कि आप किसी भी वायर को, इस वायर का रेजिस्टेंस है R, इसको सर्कल में बेंड करे उसका रेजिस्टेंस हो जाएगा R/4। बस बिल्कुल। और ये R/4 क्यों? तो इसकी 2 रीजन है, क्योंकि एक तो ये वायर आया पैरेलल कॉम्बिनेशन में और एक इसका लेंथ हाफ हुआ, एक लेंथ हाफ हुआ, एक ये वायर पैरेलल कॉम्बिनेशन में आया। लेकिन इन बातों को आप छोड़े, बस रेजिस्टेंस 4 टाइम कम होगा। अभी टाइम नहीं है ना, वरना मैं आपको, एक पैरेलल में आके रेजिस्टेंस कम हो जाता है ना, और एक लेंथ कम हुआ तो रेजिस्टेंस 2 टाइम कम हुआ, डबल टाइम, 2 2 जा 4। तो किसी भी वायर को सर्कल में बेंड करे उसका रेजिस्टेंस 4 टाइम कम होगा। 200/4 50। किसी भी वायर को स्ट्रेच करे, स्ट्रेच, उसका रेजिस्टेंस n स्क्वायर टाइम बढ़ेगा। n क्या है? डबल स्ट्रेच किया, ट्रिपल स्ट्रेच किया, 4 टाइम स्ट्रेच किया, n स्क्वायर r स्ट्रेचनेस के लिए और r डैश इज इक्वल टू r/4 सर्कल के लिए। ऑप्शन C इज द करेक्ट ऑप्शन। एंड नाउ द सेकंड लास्ट MCQ is 134. A radioactive sample was 32 gram. If the half-life of the sample is 4 days, how much material remaining after 12 days? देखें, हाफ लाइफ कितना है उसका? हाफ लाइफ है 4 डेज, और 12 डेज में कितने हाफ लाइफ हो गए? 3 हाफ लाइफ हो गए ना। अगर एक हाफ लाइफ 4 डेज का है तो 12 डेज में 3 हाफ लाइफ हो गए। 3 दफा इस सैंपल को हाफ करे, 32 ग्राम। जब एक हाफ लाइफ गुजर जाएगा तो 16 ग्राम, जब दूसरा हाफ लाइफ गुजर जाएगा तो 8 ग्राम, और जब तीसरा हाफ लाइफ गुजर जाएगा तो 4 ग्राम रह जाएगा। 3 हाफ लाइफ है, एक हाफ लाइफ 4 दिन का है, 12 दिन में 3 हाफ लाइफ हो गए। इस मटेरियल को 3 दफा हाफ करे, 32 हाफ करे, 16 पर 16 को हाफ करे, 8 और फिर 8 को हाफ करे, 4 will remaining 4 ग्राम। ऑप्शन डी। एंड द लास्ट वन 135, द लास्ट वन, द ओरिजिनल एक्टिविटी, द ओरिजिनल, ये इनिशियल आप लिख के, ओरिजिनल भी ठीक है, इनिशियल ज्यादा ठीक है। तो ओरिजिनल और इनिशियल एक्टिविटी ऑफ द सैंपल वाज 400 curie, 400 curie. After 18 hours, the activity 50 curie. What will be the half life? देखे, 400 curie उसकी एक्टिविटी थी ना, और वो आ गई किस पे? 50 curie पे। कितने टाइम बाद? 18 आवर बाद। और क्या मालूम करना है? आप देखें, ये 400 क्यूरी 50 क्यूरी तक कब आ सकता है? जब आप 400 को 2 पे डिवाइड करें, यू विल गेट 200, और 200 को 2 पे डिवाइड करें, यू विल गेट 100, और 100 को 2 पे डिवाइड करें, यू विल गेट 50। देखे, 3 हाफ लाइफ बाद ये रेट 400 से 50 पे आ जाएगा। किस तरह? एक हाफ लाइफ गुजर जाए ना इस मटेरियल पे तो 400 का रेट 200 पे आ जाएगा। एक हाफ लाइफ के बाद रेट 200 पे आ जाएगा। एक हाफ लाइफ 400 को 2 पे डिवाइड करे 200, जब दूसरा हाफ लाइफ गुजर जाए तो रेट 200 से 100 पे आ जाएगा, और जब तीसरा हाफ लाइफ गुजर जाए तो 50 पे, तो रेट 400 से किस पे आ गया? और ये कितना टाइम लेगा? 3 हाफ लाइफ। 3 हाफ लाइफ में ये रेट 400 से 50 पे आ जाएगा। 400/2 200, 200/2 रिमेनिंग को हाफ करोगे ना, हाफ लाइफ में तो रिमेनिंग को हाफ करोगे। तो फर्स्ट कितनी थी रेट? 400। एक हाफ लाइफ गुजरा तो रेट 200 पे आ गया, दूसरा हाफ लाइफ गुजरा तो रेट 100 पे आ गया, तीसरा हाफ लाइफ गुजरा तो रेट 50 पे आ गया। तो 3 हाफ लाइफ इस पे गुजर गए तो रेट 400 से 50 पे आ गया।
और कितना टाइम इसने लिया? तो 3 हाफ लाइफ का कितना टाइम हुआ? 3 हाफ लाइफ का टाइम कितना है? 18 आवर। 1 हाफ लाइफ का कितना हुआ? 1 हाफ लाइफ का, तो ये हो जाएगा 6 आवर्स। उस पूरा शोई करना। इसकी समझ आ गई? थैंक